और ये हर बार क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले भी कई क्वेश्चन थे, इससे पहले वाला टॉपिक हमारे सिलेबस से हट गया, इसीलिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है वो ये होता है गिव रीजन का। गिव रीजन का सबसे पहला क्वेश्चन, बोहर्स ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। बोहर्स ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्यों कहते हैं बेटा? बोहर्स ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है, देखिए बेटा अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस ये हमारे पास फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। देखिए बेटा न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल का डिस्टेंस क्या है? फिक्स्ड। न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है बेटा ये फिक्स्ड होता है। और इस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी भी क्या है? अब एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी कैसी रहती है? चेंज होती रहती है, फिक्स्ड रहती है बेटा? क्वांटाइज्ड क्वांटाइज्ड या फिक्स्ड रहती है बेटा? इसी वजह से बेटा हम क्या करते हैं, इन ऑर्बिट्स को यानी बोहर्स ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। इन्हीं दो रीजन की वजह से। कौन कौन से दो रीजन यहां लिखेंगे बेटा आंसर में? बिकॉज नंबर 1, distance from the nucleus to the orbit is fixed। फिक्स का मतलब स्टेशनरी होगी बेटा, फिक्स्ड होती है इसीलिए। दूसरी चीज, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, जिसमें कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, यानी वो भी क्या है? फिक्स्ड है बेटा। इन्हीं दो रीजन की वजह से बोहर्स ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। तो बेटा इसके ऊपर हमारे पास एक न्यूमेरिकल आता है और एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल कैसे आएगा सुनिए। लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, बट एक क्वेश्चन मैं कराना भूल गया, इसी वजह से मैंने आपको नहीं बताया। देखिए बेटा मैंने लास्ट टाइम पे ये आपको फॉर्मूले कराए थे, इन फॉर्मूलेज के ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं। कैसे आते हैं सुनिए बेटा। जैसे हम बात करते हैं कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया, मैंने कहा था ये एन फाइनल और एन इनिशियल है। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दो, वो इनिशियली 1 में था यानी फर्स्ट शेल में था और किस में चला गया? फिफ्थ शेल में चला गया। तो कितनी एनर्जी का चेंज हुआ वो आपको निकालना है, या इसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, कुछ भी निकालनी बेटा। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे पेपर में आते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर में आएंगे, और ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन था बेटा। न्यूमेरिकल इतने नहीं आते, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके अंदर। तो एक टाइप के न्यूमेरिकल में आपको करा देता हूं, किस टाइप के पेपर में आ सकते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा मैं, और आपको बता दूंगा कि उनमें से बाकी क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन एक ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूं। तो आपके पास एनसीईआरटी हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे पास तो दिनेश है ही, मैं दिनेश के अंदर से बता देता हूं बेटा, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, स्कूल के अंदर है। चलिए कोई बात नहीं, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, हमारे पास ध्यान सुनिए। क्वेश्चन नंबर 13, what is the wavelength emitted when an electron in hydrogen atom undergoes transition from the energy level 4 से किस में गया है बेटा? n is equal to 2 में गया है। तो आपको बेटा वेवलेंथ निकालनी है। तो ये जो कलर का है बेटा, एक्चुअली में ये हम एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है हमें, तो हमें कलर नहीं बताना, सिर्फ आपको क्या बताना है? सिर्फ ये यहां से वेवलेंथ की बात करते हैं, क्योंकि जो ये कलर वाला टॉपिक था ये हमारे पास पहले सिलेबस में था, अब कलर वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं रहा। तो सुनिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है बेटा? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? तो इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन है, सिर्फ आपको दे रखा है बेटा इनिशियली 4 में था और फाइनली किस में आ गया? 2 में। बस इतना सा याद रखना, बाकी इस क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो, मैंने कई बच्चे में से पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन करने बेटा। देखिए क्योंकि इस साल क्या हो गया, हमारे सिलेबस में से कुछ रिडक्शन हुआ है, कुछ पार्ट रिड्यूस हो गया,
इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं बेटा, वही टॉपिक के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमारे पास सिलेबस के अंदर है। बाकी हम नहीं करा रहे क्योंकि वो सिलेबस में रहा ही नहीं, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर सारे करे क्वेश्चन। नहीं बेटा, जो जो मैं सीबीएसई के एनसीईआरटी के आपको क्वेश्चन कहता हूँ वो कीजिए, और अदर जो असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं, उन्हीं असाइनमेंट में से सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी इंक्लूड जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, ये एनसीईआरटी का बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके अलावा इसके जैसे कई और क्वेश्चन होंगे, वे मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है ना बेटा। तो इतनी टेंशन मत लिया करो, केमिस्ट्री के अंदर जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ दैट इज सफिशिएंट फॉर योर सीबीएसई पॉइंट एज वेल एज कंपटीशन में भी आ जाएंगे बेटा। बट अब देखो कंपटीशन की बात कर रहे हैं, पहले तो मैं कह सकता था कंपटीशन में वही क्वेश्चन आएंगे, बट इस बार सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो हमें भी थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब वो क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा जो आउट ऑफ सिलेबस है बेटा, ये तो पहले करा देते थे। तो सुनिए, एंड इनिशियली बेटा देखो, फिर दोबारा से क्वेश्चन रीड करते हैं, आप लोग का रह गया होगा, इतनी बात कर रहा हूं आप लोगों से। एन इनिशियली किस में, 4 में, और किस में चला गया, 4 से एन इज इक्वल टू 2 में चला गया, बस इतना से याद रखना है। एन इनिशियली हमारे पास 4 में है और एन फाइनली किस में चला गया, 2 में। ठीक है बेटा, हमें क्या निकालना है, हमें वेवलेंथ निकालनी है, यानी वी हैव टू कैलकुलेट द लैम्डा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा कैलकुलेट करना है। और मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू में एच सी बाय लैम्डा, ये मैंने आपको बता रखा है बेटा, ठीक है। और इसके बाद जब हम निकालेंगे बेटा, और इसका फॉर्मूला देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। फॉर्मूला क्या है, ये रहा हमारे पास। या तो आप ये फ्रीक्वेंसी वाला डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, या फिर आप ये डेल्टा ई वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगाओ, क्योंकि एक ही फॉर्मूला याद रखो। मैं ये कहता हूँ बेटा, आप यही फॉर्मूला याद रखो, उसके बाद सोल्व करके आना यही एंड में। तो आप चाहे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाओ, चाहिए वाला, तो आप जो फॉर्मूला लगाओगे दोनों फॉर्मूले से हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाते हो, देखिए मैं एनर्जी का फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या आएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर, ओ सॉरी फाइनल का स्क्वायर, -1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए बेटा, और जैसे ही आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18। देखो बेटा, फाइनली किस में, 2 में, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, -1/16। ठीक है बेटा, एनी डाउट इसमें। और h आपको पता है बेटा, h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट नहीं है। हाँ बेटा, z² नहीं है इसमें बेटा कौन से के लिए लिया है हमने z²? z² मतलब कौन सा एटम है, ये देखिए साफ साफ इसने कौन सा एटम बोल रखा है। ओके सर, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 इस बिल्कुल सही, इसलिए मैंने डायरेक्टली 1 पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ना। चलो आप लोग कहते हो तो मैं z² पुट कर देता हूं, और z² यहाँ पे z की वैल्यू फिर मुझे लिखना पड़ेगा, z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन। और बेटा ये जो फॉर्मूला था ये हमेशा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल होगा, तो ये नहीं z² लिखिए, बिल्कुल लिखोगे बेटा, क्योंकि मैं भूल गया था, और z² हमने लिख दिया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर। चलिए अब इसको पुट करते हैं। यहाँ पे बेटा आपको पता है h की वैल्यू क्या होती है, h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है बेटा, और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है बेटा, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18। एलसीएम कितना आएगा बेटा, आपको पता है एलसीएम 16 आएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 16, तो यहाँ पे आएगा 4 - 1, और लैम्डा को यहाँ ले जाइए ऊपर, तो लैम्डा हमारे पास ऊपर चला गया बेटा, ये आ गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁻8, 16 ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल सही, और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू में 3। बस ये आपको सोल्व करना है बेटा। देखिए जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन आप इजीली कर लोगे। आप ध्यान से देखिए बेटा, ये नेगेटिव जो साइन आ रहा है, जब हम नेगेटिव साइन की बात करते हैं बेटा, देखिए अब हमें क्या रखा है, कौन से फोर्थ से किस में आ रहा है, सेकंड में, तो एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो नेगेटिव साइन शोज
एमिशन ऑफ रेडिएशन, किसकी कर रहा है बेटा? एमिशन ऑफ रेडिएशंस के बारे में बता रहा है। ठीक है बेटा, तो नेगेटिव साइन का मतलब ये होगा कि एमिशन ऑफ क्या हो रही है? रेडिएशन, तभी तो वेवलेंथ एमिट कर रहा है वो। ठीक है बच्चे, इसमें किसी को डाउट? आप देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, जब इसको डिवाइड करते हैं, नेक्स्ट इसको डिवाइड करेंगे बेटा, ये देखिए ये 2 के टेबल पे गया, ये 1.09, इसको भी 2 के टेबल पर काट दीजिए, क्या आएगा? 3.313। ठीक है बेटा, और अप्रोक्सीमेटली जब आप करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू में, अब नेगेटिव नहीं लिखना, क्योंकि नेगेटिव का मतलब मैंने आपको समझा दिया बेटा, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या होता है बेटा? एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसलिए आप नेगेटिव साइन नहीं लिखोगे इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो हम जब इसको 1.09 को इसको हम डिवाइड करते हैं 3.313 डिवाइडेड बाय 1.09, इसको डिवाइड कर दिया तो अप्रोक्सीमेटली बेटा 1 ही है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? ये 3.03। ठीक है बेटा, और जब इसको इनटू हम क्या करेंगे? 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आएगा 48.63 इनटू, देखिए बेटा अब 10 की पावर की बात करते हैं, हमारे पास कितना हो गया? 10 की पावर -34 है। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा ऊपर जाके बेटा प्लस का 18, और बेटा कितना बचेगा माइनस? मुझे बताइए माइनस कितना बचेगा, जल्दी बताओ। 34 में से बेटा, अरे भाई कैलकुलेशन में तो हेल्प करोगे। -8। यस सर। ओके बेटा, बिल्कुल सही। अब देखो लैम्डा इज इक्वल टू में 4, आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये किस में आ गया? हमारे पास मीटर में आंसर आ गया। और इसके बाय नियर, और मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, तो 463, देखो उसको 10 रेज टू पावर -9 कर दिया मैंने, और आप भी जानते हो बेटा 10 रेज टू पावर -9 मीटर किसके इक्वल होती है? आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना तो मत कीजिए। तो ये हमारे पास क्या होगा? थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। लैम्डा इज इक्वल टू में 486.3 नैनोमीटर। बस आप नैनोमीटर में लिखना चाहो तो लिख दीजिए, अदरवाइज मत लिखिएगा। ठीक है, इस टाइप से सीबीएसई का आपके पेपर में इस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको अभी दूंगा आज के असाइनमेंट में, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको इस लास्ट टाइम पे दे दूं। देखो बेटा, इसने भी वही करा, इसने क्या करी? वैल्यू चेंज कर दी, हमने वैसी की वैसी वैल्यू रखी। देखो आंसर दोनों का सेम ही आया हमारे पास, 486.3 नैनोमीटर, इसका 486 आया बेटा नैनोमीटर, वही हमने नैनोमीटर 486.3 नैनोमीटर। तो इस टाइप से बेटा आप सिंपल वे में भी करोगे तो हो जाएगा, हर बार फॉर्मूले अलग करने की जरूरत नहीं है, आप बार बार एक ही फॉर्मूला याद कीजिए, इजीली हो जाएगा बेटा। तो आज जो असाइनमेंट दूंगा वो एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे और कुछ थ्योरी पार्ट्स होंगे बेटा, इसमें कोई डाउट? तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको यही बताया था क्वांटम नंबर्स के बारे में, और जो ये फ्रीक्वेंसी आती है बेटा, ये वेवलेंथ आती है, ये वेवलेंथ हर एक रेडिएशंस को अलग अलग एमिशंस में ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हम क्या कर सकते हैं बेटा? डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ऐसे बेटा एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है? सेम एज इट इज 14 क्वेश्चन आज मैं दूंगा। 14th क्वेश्चन हो गया, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है जो अलग अलग टाइप के हैं, 15th क्वेश्चन हो गया बेटा, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज प्रोवाइड करूंगा जो आपको करने हैं। और जिस बच्चे को ये क्वेश्चंस ना समझ में आए प्लीज मुझे बता देना, कल की क्लास में हम उस क्वेश्चंस को ले लेंगे बेटा। ठीक है, अब तो इसका काम खत्म हुआ किताब का, आज हम शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। चलिए ब्लू पेन, क्वांटम, क्वांटम का मतलब होता है बेटा वेव्स, या एक छोटा पार्टिकल्स यानी माइक्रो पार्टिकल्स की जब बात करते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, और इसको बेटा आप फिजिक्स के अंदर, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में आप इसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। आपने देखा होगा बेटा आपके में वेव मैकेनिक्स है, स्पेक्ट्रम मैकेनिक्स है फिजिक्स के अंदर, ऐसे ही बेटा वेव मैकेनिक्स के अंदर हम जब बात करते हैं, जैसे वेव ऑप्टिक्स की बात करते हो ना बेटा फिजिक्स में, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है ये, और इसमें हम छोटी सी पार्ट की बात करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए बेटा जब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है बेटा?
इट इज अ पार्ट ऑफ या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं बेटा, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर किसी भी ऑर्बिट में कहाँ है, उसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है, वो किस तरह से ओरिएंट कर रहा है, किस तरह से शेप है, ये सारी की सारी हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअल में क्या हो गई बेटा, जब हम केमिस्ट्री के अंदर आते हैं तो इसमें हम बात करते हैं बेटा, इट इज अ ब्रांच ऑफ modern chemistry, branch of modern chemistry, in which the qualitative analysis of electron in three dimensional, बेटा डायमेंशनल को मैं 3D लिख रहा हूं, ठीक है ना, छोटा हो जाएगा, 3 dimensional wave is to be studied, is to be studied, just study with the help of Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation, ये बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी, एनसीईआरटी में सिर्फ हमें एक लाइन दे रखी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो क्या है, उसने देखिए बेटा एच साई इज इक्वल टू में ई साई और ई साई इज इक्वल टू एच साई, उसने ये वेव इक्वेशन। तो जब हम बेटा इस इक्वेशन को पढ़ना शुरू करते हैं, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो हर एक जो इसमें एब्रिविएशन यूज किया गया, जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये सारी की सारी चीज हम आपको बताएंगे, बट एनसीईआरटी ने इतना डिटेल में नहीं दे रखा, उसने सिर्फ लिख दिया एच साई इज इक्वल टू ई साई। बट जब हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पढ़ना शुरू करते हैं बेटा, तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले जो चीज हमें पता है, E यहां पे रिप्रेजेंट करता है बेटा टोटल एनर्जी को, इसको डिनोट करता है टोटल एनर्जी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पास होती है दो ही टाइप की एनर्जी होती है टोटल एनर्जी के अंदर बेटा, एक इसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर एनर्जी की, तो ये जो एनर्जी होती है बेटा, इट इज द सम ऑफ, अरे पेन चेंज करा था, चलिए, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी किसका है बेटा, और ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। कौन सी मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं बेटा मैकेनिक्स में वेव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं बेटा, मूव्स करने के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज करते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी क्या रहती है, क्वांटाइज्ड रहती है। तो जो ये एनर्जी होती है, ये सम होती है किसका, एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, दोनों का सम होती है, ठीक है बेटा। यहां पे ये जो साई रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास होता है बेटा, इस साई को, इसका जो एब्रिविएशन होता है बेटा पीएसआई, यानी इसको साई कहा जाता है, पीएसआई, और ये हमारे पास होता है आइगन वेव फंक्शन, आइगन वेव फंक्शन और सिंपल आइगन फंक्शन। आप भी जानते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे ऑसिलेट्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो जब भी हम इनको स्टार्ट करते हैं स्टडी करना इन 3D मैनर्स में, इन 3 डायमेंशनल्स में, तो ये इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जब इसको स्टडी करते हैं तो इस टाइप से क्या करते हैं, वेव्स की फॉर्म में ऑसिलेट्स करते हैं। तो जब इसको वेव्स को पढ़ा जाता है तो इसके लिए हम एब्रिविएशन यूज करते हैं साई, और ये फंक्शन होता है वेव्स को स्टडी करने का, ठीक है बेटा। तो आइगन वेव फंक्शन, और इनकी जब डेफिनेशन करते हैं तो वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास बच गया H। H यहां पे क्या होता है बेटा, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है हमारे पास, और जब हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की बात करते हैं तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को जब स्टडी करते हैं तो इसमें हमें यह बताया जाता है कि
कोई भी एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ किसके बारे में बताता है बेटा? ये हमें बताता है, या सिंपल सी बात करते हैं, एनर्जी के साथ डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, लोकेशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेशन। लोकेशन एग्जैक्टली तो नहीं बताता, प्रोबेबिलिटी बताता है। ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की होने की, वो कहां पे हो सकता है। जब हम स्टडी करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन, जब हम इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को और ज्यादा ब्रीफ में स्टडी करते हैं तो क्या निकलता है बेटा? देखो मैं पहले बता रहा हूं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जब इसको स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के बाद हमारे पास 3 क्वांटम नंबर्स आते हैं। ठीक है बेटा, कितने क्वांटम नंबर्स आते हैं? देयर आर 3 क्वांटम नंबर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड आफ्टर सॉल्विंग द वेव फंक्शन, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब स्टडी करते हैं। तो थोड़ा सा और ब्रीफ में कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो करने वाले हैं वो करेंगे। तो जब हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को बेटा स्टडी करते हैं तो क्या इक्वेशन आती है? और बेटा जहां जिस बच्चे को समझना है प्लीज वो मुझे वहीं स्टॉप कर दे बेटा, ऐसा ना हो कि पूरा टॉपिक होने के बाद कह रहे सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा मैं पहले बता रहा हूँ, पूरा रिपीट नहीं करूंगा, जहां आपको नहीं समझ आ रहा वहीं रोक लीजिए, उसी से आगे मैं आगे कंटिन्यू करा दूंगा या पीछे करा देंगे। पूरा कंप्लीट होने के बाद कहोगे सर एक बार रिपीट करा दो, बेटा इतना बड़ा नहीं हो सकता, लेंदी नहीं हो पाएगा रिपीट, पहले बता रहा हूँ। जब बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एच साई इज इक्वल टू ई साई, जब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं, और बेटा ये सोल्व एक स्टेप का नहीं होता, जैसे हमारे पास हुआ है ना आइंस्टाइन इक्वेशन, वो छोटी सी इक्वेशन ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, जब इसको सोल्व करते हैं तो 3 डायमेंशन में बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाती है। ऐसे जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो ये इक्वेशन डबल डिफरेंशिएशन में चली जाती है। किस में जाती है? डबल डिफरेंशिएशन में। और ये रिप्रेजेंट करती है हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फॉर्म्स में आती है। किसकी फॉर्म्स में आती है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास आता है डी डिफरेंशियल स्क्वायर ऑफ साई इन द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस। सेम ऐसे बेटा जब हम y एक्सिस में करते हैं डी स्क्वायर वाई डी वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन प्लस डी स्क्वायर साई सर डी आपकी जेड। स्क्रीन नहीं बेटा स्क्रीन बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है बेटा मेरी तो। इस बार तो मैंने शेयरिंग भी कर रखी अपनी स्क्रीन को, बिल्कुल और रिकॉर्डिंग भी चल रही है और स्क्रीन भी शेयर है बेटा। सर आ नहीं रही। बेटा एक बार नेट एक बार चेक कर लीजिए, एक बार दोबारा से आ जाइए, जल्दी से आ जाओ। मैं भी वैसे इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद करते हैं बच्चे। प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच ई यानी काइनेटिक एनर्जी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी। ये बेटा हमारे काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वी रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को। साई इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन को हम यहां ले जाते हैं बेटा, तब इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन बनती है। और ये क्या है बेटा? हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन या सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ साई। और जब इस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई को हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर, एक्चुअली में जब हम बात करते हैं तो क्वांटम नंबर्स निकल के आते हैं, या ब्रीफली हम बात करते हैं तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है बेटा किसके बारे में? क्वांटम नंबर्स के बारे में। और क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं बेटा? हमारी हेल्प करते हैं इन एक्सप्लेनिंग या एनालाइजिंग द इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो हम सिंपल सी बात करते हैं, क्वांटम नंबर्स हेल्प किस चीज में हेल्प करते हैं? हेल्प टू एनालाइज या हेल्प्स टू एनालाइज द इलेक्ट्रॉन क्वालिटेटिव। ठीक है बेटा, अब जब हम बात करते हैं तो और थोड़ा सा ब्रीफली कहते हैं, ब्रीफली में हम बात क्या करेंगे? इन द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये सारी हम डिटेल में मैं थोड़ा सा बता रहा हूं बेटा
ये डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि क्या होता है बेटा जब हम स्टडी करते हैं तो क्या कर क्वांटम नंबर कहाँ से है, ये सारी चीजें इन द सॉल्यूशन ऑफ, जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं बेटा, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो इन द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 कांस्टेंट्स आर यूज्ड। देख रहे हो 1 2 3, ये 3 कांस्टेंट्स हमने क्या करे, यूज करे। 3 कांस्टेंट्स और भी ज्यादा होते हैं बेटा, एक्चुअली में हम 3 की बात करते हैं। 3 कांस्टेंट्स आर यूज्ड एंड these are known as, और ये तीनों के तीनों कांस्टेंट क्या कहलाते हैं बेटा, क्वांटम नंबर्स। these constants are known as क्वांटम नंबर्स कहा जाता है इसको, क्वांटम नंबर्स। और ये किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को क्वालिटेटिव एनालिसिस करने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का नाम, ओके मेरे पास भाई साथ साथ MHM लिखा रहा है, तो ये मेरे ख्याल से हर्ष हमारा मुदगल होगा। देखो भाई हर्ष मुदगल का नाम सामने आ रहा है, तो मेरे को अभी बच्चे मुझे हर बच्चे का नाम याद नहीं है, कुछ एक रिसेंटली कुछ बच्चों का नाम है, कुछ गर्ल्स का नाम याद है, क्योंकि जब हम बेटा आमने सामने होते तो सारे बच्चों के नाम याद हो जाते हैं। तो जो हमारी स्क्रीन पे आता है, देखो मैंने बाय फेस आपने मेरे को नहीं देखा बाय फेस, एक आध बार यदि स्क्रीन पे मैं फोटो आ गई हो तो आप लोगों की फोटो भी नहीं आती, आप लोगों ने अजीबोगरीब फोटो लगा रखे है, किसी ने अपनी तो फोटो लगा लो, कम से कम मुझे तो पता लगे कौन कौन से मेरी क्लास में बच्चे हैं, कम से कम अपनी फोटो लगा लो, एक आधे बच्चे। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं थोड़ा सा हर्ष आपका नाम लेता हूँ। देखिए भाई हर्ष हमारा कहाँ रहता है, भाई हर्ष नजफगढ़ में कहाँ रहते हो आप, एक स्पेसिफिक एरिया की बात करते हैं। देखिए बेटा अब हमें पता है जो हर्ष हमारे पास है, देखो मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूं, जो हमारे पास हर्ष मुदगल है, हम इसकी बात करते हैं, हमें पता करना है ये हर्ष मुदगल है कहां पे बेटा। देखिए तो क्वांटम नंबर जैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स को डिड्यूस करने में काम आता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में होते कहां हैं, तो ये सारी की सारी हेल्प करते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्चुअल लोकेशन में फाइंड आउट करने के लिए। अब ऐसे ही को हर्ष को हम करेंगे, हम सीआईडी बन जाते हैं, एक हमारा दया बन जाएगा, एक तक वो जो क्या कहते हैं कमिश्नर, क्या नाम था उसका, नाम भी याद नहीं आता मेरे को तो टाइम पे। चलिए देखो बेटा, ओ यस प्रद्युमन मीना, ओ प्रद्युमन है उसका नाम। चलिए बेटा देखिए हम बात करते बेटा, देखो अब हम बात कर रहे हैं बेटा कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, जब हम हर्ष मुदगल को ढूंढ रहे हैं, देखो बेटा सबसे पहले हमें पता है कि हर्ष मुदगल, हमने एक टावर को कनेक्ट किया था, हर्ष मुदगल किस रीजन में मिला मुझे, ये हर्ष जो मुदगल है ये नजफगढ़ एरिया में रहता है, बिल्कुल सही। तो हमें एक स्पेसिफिक एरिया मिल गया, कौन सा, नजफगढ़। देखो एक्चुअल लोकेशन पता करनी है हमें किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की। अब उसके बाद हम स्पेसिफिक और जा रहे हैं, नजफगढ़ में कहां पे, ये हमारे पास, इसके बाद हमने लोकेशन पता करी कि ये जो है ये रोमान सिंह स्कूल के अंदर है, नजफगढ़ के अंदर एक रोमान सिंह स्कूल में पढ़ता है। चलिए ये और ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि पूरा नजफगढ़ कितना बड़ा है, उसमें से हमने स्पेसिफिक कर लिया कि नजफगढ़ में है, तो और ज्यादा स्पेसिफिक होगी किसकी, हर्ष मुदगल की लोकेशन। उसके बाद हमने देखा ये हर्ष जो मुदगल है ये हमारे पास 11th सेक्शन में है, इसमें 11th में, और 11th में भी हमने कंफर्म कर लिया 11th सी में है, ठीक है बेटा। और ज्यादा स्पेसिफिक होगी, मतलब जो रीजन इतना बड़ा था वो छोटा होता चला गया, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को हम इतने बड़े एरिया में ढूंढ रहे थे, उसके बाद रीजन और छोटा हो गया, उसके बाद लोकेशन और ज्यादा कंफ्लिक्ट हो गई, मतलब और ज्यादा एक्चुअल होगी हमारे पास। तो उसके बाद क्या है बेटा, और ज्यादा हम बात करते हैं उसका रोल नंबर क्या है, उसके फादर्स नेम क्या है। एक्चुअल में हमें पता लग गया रोल नंबर से कि हाँ भाई रोल नंबर हमने पता कर लिया, हर्ष का रोल नंबर हमारे पास कितना है, हर्ष मुदगल का रोल नंबर इसका है 36, ठीक है भाई, रोल नंबर कितना है इसका 36। तो ये हमें क्या करनी, इसकी एक्चुअल लोकेशन पता कर दी, और रोल नंबर 36 के फादर का नाम हमने पता कर लिया, भाई क्रॉस हो गया, बिल्कुल ठीक है, ये वही बच्चा है जो हम ढूंढ रहे थे। तो इसी टाइप से बेटा जब हम किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हैं तो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले आप कहां देखते हो, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, शेल होते हैं, तो सबसे पहले आपने किस में देखा, शेल के अंदर देखोगे। ये शेल क्या है हमारे पास, नजफगढ़। उस सेल के अंदर भी से भी हम चले गए एक और चीज में, और छोटा चला गया, सब शेल यानी रोमान सिंह स्कूल, और छोटे चले गए। तो उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में चले गए। ये ऑर्बिटल वो रीजन होता है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना ज्यादा, सबसे ज्यादा होती है। इस ऑर्बिटल के बाद भी हमने क्या कर दिया, मोर स्पेसिफिक हो गए कि रोल नंबर क्या है उसका, बिल्कुल सही, उसको हम सब
ऑर्बिटल कहते हैं बेटा। ऑर्बिटल प्लीज यार बेटा, ऑर्बिटल मत बोलना, इसका प्रोनाउंसिएशन, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑर्बिटल होता है बेटा। जैसे ऑर्बिट होता है ऐसे ऑर्बिटल आ जाता है, ठीक है बच्चे। तो ये ऑर्बिटल आपकी क्या कहलाती है बेटा? द रीजन इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है बेटा। तो प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दी? डेंसिटी, प्रिडिक्शन, लोकेशन हमने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर ली। यानी शेल से हम सब शेल में गए, सब शेल से ऑर्बिटल में। ये हमारा नजरवर्ड, ये हमारा रोमन सिंह स्कूल, आरएमएस स्कूल। रोमन सिंह के बाद हम 11 सी सेक्शन में गए और उसके बाद हमने एक्चुअली पता कर लिया रोल नंबर क्या है इसका और क्लास क्या है। इस टाइप से एक इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल लोकेशन को हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर हम इसकी लोकेशंस का पता कर लेते हैं बेटा। दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। हाँ जी बच्चे, इसमें किसी बच्चे को डाउट कि क्वांटम नंबर्स किस चीज में हेल्प करते हैं? तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन्स की पूरी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम क्वांटम नंबर्स का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं, जिससे आप बाद में ना पूछोगी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बेटा। देखो भाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। उसमें भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, पर उसमें एक्चुअल लोकेशन, भाई देखो इसमें तो है इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं मिलेगा, बट इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत कम है। बट इस एरिया के अंदर इसकी हर्ष मुद्गल की मिलने की रीजन की क्या है? बहुत ज्यादा होगी। 11 सी तो यहीं मिलेगा मेरे को। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, बट यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? क्योंकि एक ही हर्ष को ढूंढना है और एरिया क्या है? बहुत ज्यादा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत कम हो गई बेटा। तो ऑर्बिटल बेटा वो रीजन होता है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे हर्ष की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? सबसे ज्यादा हो, ठीक है बेटी। तो क्या लिखेंगे? द रीजन और द एरिया इन विच, बेटा ये जो एग्जांपल दे रहा हूं प्लीज ये कॉपी में मत लिखना, ये एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक है ना। द रीजन इन विच या इन स्पेस, या सिंपल से बात करते हैं इन स्पेस की बात करते हैं, इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is maximum। और बेटा अगले 3 दिन की जो क्लास है प्लीज मिस मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है बेटा। तो वापस हम क्वांटम नंबर्स पे आते हैं। तो हमारे पास श्रोडिंगर ने 3 क्वांटम नंबर्स दिए और टोटल मिला के बेटा हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते बेटा हम n से डिनोट करते हैं। एंड दिस क्वांटम नंबर वाज एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिस्ट नोन एज बोहर्स, ठीक है बेटा, बोहर ने एक्सप्लेन किया था। दूसरा जो हमारे पास क्वांटम नंबर आता है वो आता है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर, और बेटा सबस्टेशनरी क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं इसे, ध्यान सुना, सबस्टेशनरी भी कहते हैं और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसको। इसको डिनोट करते हैं एल से। जब इसको डिटेल में समझाऊंगा तब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। इसको बेटा एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट नोन एज सोमरफील्ड ने किया था बेटा। थर्ड हमारा जो क्वांटम नंबर है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये 3 क्वांटम नंबर बेटा हमारे पास किसने दिए थे? श्रोडिंगर ने। टोटल मैंने कहा 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे पास। इसको बेटा या तो हम m से डिनोट करते हैं या फिर इसको ml से डिनोट करते हैं। एंड दिस वाज गिवन बाय लैंडे। और भाई कहीं इसको कुछ और पढ़ते हैं भाई, DE को कुछ और मत पढ़ना, लैंडे कहते हैं इसको, ठीक है भाई, क्योंकि स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन हिंदुस्तान में बहुत खराब है। और लास्ट जो क्वांटम नंबर है बेटा उसको मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं, वो हमारे पास सिलेबस में वो इस श्रोडिंगर ने नहीं दिया था, उसकी इक्वेशंस में नहीं आया था। दैट इज कॉल्ड स्पिन quantum number, and spin quantum numbers was given by Goudmitz, ठीक है बेटा, GOUDSMIT।
और एक एक करते हुए हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बेटा इसको, जहां आप लोगों को समझ ना आए। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ एनी ऑफ यू कांट एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वांटम नंबर, प्लीज टेल मी कि सर हमें नहीं समझ में आया, प्लीज एक बार रिपीट करा दीजिए। तो मैं रिपीट कराने को तैयार हूं, पर ये ना हो कि सर नेक्स्ट। हाँ बच्चे बोलो। सर बोलो स्पिन हाँ। क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? स्पिन, अच्छा डिनोटेशन, ओके ओके ओके। इट वाज डिनोटेड बाय बेटा, या तो हम इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से, या फिर इसको एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, या तो इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू बताने के लिए। अब इसको ओके एक एक सर। करते, अब एक एक करते बेटा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है चलिए, और इसकी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ग्रुप के अंदर। और बेटा आप लोग अटेंडेंस नहीं भेज रहे हैं, प्लीज अपनी अटेंडेंस ऑन टाइम भेज दीजिए, क्योंकि पूरे वीक की अटेंडेंस एक बार लगती है। मैं आपको एक फॉर्म सेंड करता हूं। पिछली बार भी ओनली 32 स्टूडेंट्स ने फिल किया था आउट ऑफ 36 स्टूडेंट्स। 4 बच्चे फिर एब्सेंट हो जाएंगे इस बार। तो सुनिए, अब हम क्वांटम नंबर्स की फुल डेफिनेशन लिखते हैं, तो क्या आती है? ये एक्चुअल डेफिनेशन है क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर may be defined as the set of, हाँ भाई क्वांटम नंबर्स में हमारे पास कितने थे बेटा, टोटल क्वांटम नंबर कितने, 4। तो द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, यहां डेफिनेशन लिखें बेटा, क्वांटम नंबर may be defined as the set of 4 numbers which give the complete information about the electron in an atom. That is किस किस के बारे में बताता है बेटा, सुनना ध्यान से। About energy, shape, orientation and spin, etc. इन सभी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। दैट इज नोन एज क्वांटम नंबर। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वांटम नंबर है, that is known as, the first quantum number is known as principal quantum number and it was told by, डिटेल में किसने बताया था बेटा, बोहर्स ने। ठीक है बेटा, तो यही लिखते हैं, एक एक करते हुए सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो एक काम करते हैं, आज हम 2 क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन कर लेते हैं और कल हम 2 क्वांटम नंबर्स को कर लेंगे। और फिर हमारे पास, मैंने कहा था 6 डेज लगेंगे, तो 3 डेज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे आज, 3 डेज नेक्स्ट वीक में हो जाएंगे। तो ये चैप्टर नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन कंप्लीट करने से लिए मेन है आप लोगों को समझ में आना चाहिए। नहीं बेटा देखो, समझ में आ गया तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी, नहीं आया तो बेटा वो फिर हम भी लैग कर जाएंगे कहीं ना कहीं, आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट भी कहीं पुअर रह जाएंगे बेटा। ओके, देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट वाज गिवन बाय, हाँ भाई किसने दिया था बेटा, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया, किसने एक्सप्लेन किया था, इट वाज गिवन बाय सर नील्स बोर। और नील्स बोर। नील बोर्स, बिल्कुल सही। तो मैं इसको एन लिख देता हूं, नील्स की एन ई, चलो स्पेलिंग पूरी लिखते हैं, नील्स बोर। ठीक है बेटा, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन से इसको डिनोट करते हैं बेटा। पैराग्राफ चेंज करते हैं या यहीं से लिखते हैं, इट tells about the main energy level in which
electron in an atom are present. For example, if n is equal to 1, n की वैल्यू 1 है तो उसको कौन सा शेल कहेंगे बच्चों? फर्स्ट सर के सर K के shell. शेल बिल्कुल, उसको फर्स्ट शेल कहते हैं, and thus first shell is represented by K shell. n is equal to 2. एल शेल L shell. वेरी गुड, L एल shell. शेल। और बेटा याद रखना, देखो क्योंकि ये फर्स्ट है तो इसलिए बेटा इनकी जो कैपिटल, इनको कैपिटल में डिनोट करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी यूनिट्स है, क्योंकि ये बहुत एरिया में, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अरे पेज कहाँ गया? टेबल के नीचे गया, एक सेकंड रुकना बेटा। क्योंकि जब हम एरिया की बात करते हैं, क्योंकि नजफगढ़ एरिया में हमें ढूंढना है हर्ष मलिक को, तो एरिया क्या हो गया? बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए इसलिए बेटा, क्योंकि रीजन बड़ा है इसका, इसलिए हम क्या करते हैं, इस नजफगढ़ एरिया को, ये मतलब बहुत बड़ा रीजन है, इसलिए इनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, क्योंकि इस के सबसे बड़ा एरिया यही है। उसके बाद हम क्या करते हैं? अंदर की तरफ मूव करते हैं, मतलब एरिया छोटा छोटा होता रहता है। तो जो हमारे लिए रीजन बड़ा है, इसलिए शेल्स को सबसे बड़ा एरिया होता है, इसलिए इनको हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से बिलोंग करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं। तो यहीं रख देता हूं, नहीं फिर रुक जाएगा। ठीक है बच्चे, इसमें कोई डाउट? n इज इक्वल टू 3 है तो किससे डिनोट करेंगे बेटा? एम शेल। वेरी गुड, m शेल। एम शेल वेरी गुड बच्चों। n इज इक्वल टू 4, N shell. एम शेल। सर एन शेल ओ शेल। O shell. ओ शेल वेरी गुड। n इज इक्वल टू 6, E shell. ई शेल ऐसे बेटा n इज इक्वल टू 7 हुआ तो आपके पास आगे चला जाएगा p q r s t u v w x y z। इस टाइप से बेटा ये शेल्स क्या करते रहते हैं? आगे बढ़ते रहते हैं। अब सुनो बेटा, जब हम बात करते हैं हर एक की जो शेल्स की एनर्जी होती है वो हमने बात करी, तो इनके लिए जो शेल्स के लिए जो कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे लगाते हैं n। और जो शेल्स की एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, क्वांटाइज होती है। वो कितनी होती है? -2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर z स्क्वायर जूल्स पर एटम। और जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज करते हैं बेटा, जैसे के शेल से हम एल शेल की तरफ गए, तो एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो याद रखना बेटा, एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, देखिए बेटा जब हम बात करते हैं, ये हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, ये हमारे पास n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो जब हम यहां से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी क्या कर रही है? एनर्जी इंक्रीज करती है। एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है। कैसे? देखिए फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो जब हम बात करते हैं, या फिर किसके लिए, क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक ही होता है, तो हम यहाँ पे लेते हैं लिथियम के लिए। याद रखना बेटा, लिथियम के ले रहा हूं। तो लिथियम का बेटा आप भी जानते हो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 3. बच्चे सर 3 और इसके अंदर जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 होती है, इस टाइप से। इसमें कोई डाउट बेटा? तो जब हम फर्स्ट शेल की बात करते हैं, E1 की बात करते हैं, तो E1 कितना हो गया? -2.18, यानी के शेल की बात करते हैं, -2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18। और फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1 है, के शेल के लिए देखो साफ साफ, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और z की वैल्यू कितनी होगी? 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, और ये जब हम सोल्व करके निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 9। 3 का स्क्वायर, वेरी गुड, 3 का स्क्वायर 9। भाई बहुत जल्दी बताया आप लोगों ने। और जब 3 का स्क्वायर 9 है तो उसको हम 2.18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 19. बिल्कुल सही। जब इसको सोल्व करते हैं बेटा 19.62 हमारे पास आ गया। Approximately 19. हाँ कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेटली हमने एक्यूरेट निकालते हैं, 19.62 जूल्स पर एटम हमारे पास आ गई, ये एनर्जी आ गई। अब हम बात करते हैं, क्योंकि सेकंड एक इलेक्ट्रॉन एल शेल में भी तो है इसके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एल शेल की बात करते हैं। ठीक है बेटा, जब हम एल शेल की बात करते हैं, ओ सर सॉरी इंटू 10 की पावर -18 ये लिख। बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो एक्चुअली में क्या था कि दोनों की वैल्यू सेम आनी थी, इसलिए मैं वो हो जाएगी। तो -2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18। ठीक है बेटा, अब देखिए सेकंड शेल है और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई,
अब जब हम बात करते हैं 2 का स्क्वायर और यहाँ पे ये क्या रहेगा 3 का स्क्वायर, तो 19 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना होगा 4, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -4.905 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम के हिसाब से, एक एटम की। अब मुझे बताइए कि फर्स्ट शेल की एनर्जी ज्यादा है या सेकंड शेल की एनर्जी ज्यादा है? सर हाँ भाई, सेकंड। बिल्कुल सही, सर सेकंड शेल की, सेकंड। क्योंकि बेटा जितनी ज्यादा नेगेटिव में छोटी वैल्यू होती है वो उतनी बड़ी हो जाती है, याद रखना। इसलिए बेटा हमारे पास ई सेकंड शेल की एनर्जी क्या है, फर्स्ट शेल से ज्यादा होती है। और एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, तो एनर्जी भी क्या करती है बेटा, एनर्जी भी इंक्रीज करती है, एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। इसमें किसी को डाउट? हाँ जी बच्चों। नो सर। दूसरी चीज, नो सर। अब बेटा इसके No, बाद sir. हमने 9th, थैंक यू बच्चे, इसके ओके देखो बेटा इसके बाद 9th क्लास में हमने एक रूल पढ़ा था, क्योंकि जब हम इन शेल्स की बात करते हैं किनकी, n = 1, n = 2, n = 3, तो 9th क्लास में आप लोगों ने एक रूल पढ़ा था, बोर्स-ब्यूरी रूल। क्या था बोर्स-ब्यूरी रूल? किसी भी शेल्स के अंदर जब हम 2 इलेक्ट्रॉन and भरते हैं तो square. वेरी गुड, 2n स्क्वायर रूल था, बिल्कुल। यानी किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर या किसी भी एक शेल के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल भरा जाता है बेटा। तो ठीक है, तो इसके अंदर जब हम के शेल की बात करते हैं, के शेल के अंदर तो n = 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे के शेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, इसमें किसी को डाउट? और जब हम एल शेल की बात करते हैं बेटा, एल शेल के अंदर n = कितना हो गया 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 8. 8 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। ऐसे बेटा लास्ट कर लेते हैं, एक लास्ट और कर लेते हैं, एम शेल की बात करते हैं, n = 3 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18. 18। 18, वेरी गुड। ऐसे बेटा n जब n शेल हो जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 30, 18. अरे 32, 32। 32 भरते बेटा, याद रखना इसको। मैं इसके पीछे का रीजन बताऊंगा कि क्यों नहीं करते, तो उसके पीछे एक रीजन है, बट एक्चुअली में इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स ही भरे जाते हैं। अब धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा कैसे होते हैं बेटा। ये बोर्स-ब्यूरी रूल खराब नहीं था, बिल्कुल एक्यूरेट बताया गया था। आपने कहा था ना कि बोर्स-ब्यूरी रूल को डिस्कार्ड कर दिया, नहीं, बोर्स-ब्यूरी रूल को किसी तरह से डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ठीक रूल था, उसको हम अभी लेंगे बेटा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट बेटा, ये फर्स्ट क्वांटम नंबर समझ में आया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसमें किसी यस बच्चे को डाउट सर। करते? ओके बच्चे, तो सेकंड क्वांटम नंबर हम शुरू करते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये देखिए सेकंड क्वांटम नंबर मैंने आपको बताया था एजिमुथल क्वांटम नंबर है, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। और जो 2 क्वांटम नंबर बच गए वे हम कल करेंगे, आराम आराम से करेंगे, कोई बात नहीं, कोई भागने वाली बात नहीं, हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो जो हमारे पास सेकंड बेटा हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एजिमुथल एजिमुथल, और मैंने आपको दूसरा नाम क्या बताया था, इट इज आल्सो नोन एज, मैंने कहा था जब बाद में लिखाऊंगा तो उसके सारे नाम लिखाऊंगा, सबस्टेशनरी, और तीसरा नाम एंगुलर। ये 3 नाम है बेटा इसके, एंगुलर, क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, इट वाज गिवन बाय Sommerfeld, sorry, and denoted by L। इसको बेटा हम L से डिनोट करते हैं क्योंकि उससे नीचे आ जाता है ये, और इसको बेटा हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे क्योंकि इसका सब पार्ट है। ठीक है बेटा, अब सुनिए, इसको निकालने के लिए हम कुछ फॉर्मूले का यूज करते हैं बेटा, और ध्यान से सुनना, ये हमें किसके बारे में बताता है। जब हम बात करते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। इट टेल्स
about the tells about the shape of the subshell. ये सब शेल जो होती है बेटा उनकी शेप्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है। ठीक है बेटा, देखो सब स्टेशनरी का मतलब यानी कहने का मतलब है जो हमारे पास स्टेशनरी ऑर्बिटल्स थे उसका सब पार्ट्स, यानी सब शेल्स की जो शेप होती है बेटा उसके बारे में हमें क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। और ये कह सकते हैं बेटा सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप्स के बारे में भी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। और इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, द वैल्यू ऑफ एल is given by, directly formula लिख देते हैं, the value of L is given by n minus 1। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n minus 1। तो याद रखना बेटा कि L हमेशा छोटा होगा n से, L is always smaller than n। एंड पॉसिबल वैल्यूज जो होती हैं इसकी बेटा, पॉसिबल वैल्यूज L की 0 से लेके n माइनस 1 तक, 0 to n माइनस 1। और देखिए बेटा हमारे सिलेबस में कुछ सबशेल्स की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, वो देख लीजिए। जब हम सबशेल्स की बात करते हैं यानी L की बात करते हैं, आप देखो उसकी जो वैल्यूज आती है वो 0 भी आ सकती है, हमारे पास 0 आ सकती है, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 9 10 ऐसे आप आ जा सकते हैं। इनको जो रिप्रेजेंट करते हैं सब शेल्स को, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे है और ये कैसे आए वो सिर्फ बताते हैं बेटा। देखिए बेटा जब हम L की वैल्यू 0 होती है, और ये आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, इस L की वैल्यू 0 होती है जब इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअली बेटा जब हम बात करते हैं तो इनकी शेप्स के ऊपर नाम आते हैं इसके। इसको कहा जाता है बेटा शार्प या फिर इसको स्फेरिकल कहते हैं। और ये सारी की सारी बेटा हमारे पास जब इसके शेप्स को हम स्टडी करते हैं वहां से आती है। और ये सारी की सारी हमारे पास क्या होती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल टर्म्स हैं बेटा, या स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स हैं। कौन सी टर्म्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो देखिए बेटा जब हमने क्या करा, जब किसी भी एक रीजन को हमने स्टडी किया और हमने देखा ये हमारे पास न्यूक्लियस इसके चारों तरफ इस टाइप से में सर्कुलर शेप में, हर एक रीजन में, मतलब इस शेप के अंदर यहाँ पे इस टाइप से, ये देखो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे ये शेप कैसी बन गई। यदि मैं इसको पूरा डार्क कर देता हूं तो, और ये देखिए ये पूरा डार्क कर दिया, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी सबसे क्या है, ज्यादा है। तो इसी वजह से बेटा ये शेप कैसी बन गई, एनीवन, Spherical. Spherical. इसीलिए बेटा इसको कहा गया एस सबशेल। यस सर, ये बेटा इसकी शेप के ऊपर। अब देखिए बेटा जब हमारे पास ऐसे दो लोब्स बने अलग अलग रीजन में, एक लोब यहां बना पेटल की शेप में इस टाइप से, ये बेटा देखिए जब हम बात करते हैं ध्यान से देखना, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, जिस टाइप से बेटा ये वेव्स बनती है, देखो यहां से वेव्स बनती है ना, ऐसे करके ये वेव ऐसे चलती है, ऐसे बेटा दूसरे रीजन में चलती है, इस टाइप से दो वेव्स तैयार हो गई। तो इस टाइप से जब हम इसकी वेव्स बनाते हैं तो इन दो शेप्स के अंदर बेटा ये यहाँ पे इस साइड भी नेगेटिव रीजन में भी और पॉजिटिव रीजन में भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब दोनों तरफ हायर मिली तो इस रीजन को स्टडी किया गया, तो स्पेक्ट्रो शेप में इसको कहा गया डंबल शेप। कौन सी शेप कहा गया बेटा, डंबल शेप। हाँ जी, कौन सी शेप कहा गया बेटा, डंबल। ठीक है बेटा, डंबल शेप। और डंबल को बेटा इसकी जो शेप है वो पी टाइप की बनी, इस टाइप से पी कहा जाता है, तो इसको कहा गया डंबल को पी। और ये जो है, और ये बेटा क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये प्रिंसिपल एक्सिस पे बनते हैं। जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस प्रिंसिपल है तो इस एक्सिस पे बनी है पी एक्स पे, इसलिए बेटा इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा गया है। ठीक है भाई, ये हमारे पास कहलाती है प्रिंसिपल। और इसकी शेप कैसी होती है बेटा, इसकी शेप होती है डंबल, डंबल शेप। अब हम बात करते हैं डी की, ये हमारे पास होती है बेटा डिफ्यूज शेप। और जब ऐसे दो डंबल एक साथ बन जाते हैं इस टाइप से, दो डंबल एक ऊपर और एक नीचे, इस टाइप से दो डंबल बन गए, तो यहां पे कहलाता है डबल डंबल शेप कहते हैं इसको। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं हम, डबल डंबल। और ध्यान सुनना बेटा, जब हम बात करते हैं इसकी डबल डंबल की तो यहां तक हमारी शेप्स क्या डिड्यूस्ड है।
और उसके बाद जो हमारे पास आता है देखो एस पी डी एफ, एफ के बाद एज इट इज नाम शुरू हो गए, जी एच, इसके बाद एच के बाद आएगा आई, इस टाइप चलते हैं। और बेटा इसकी फ्यूज शेप होती है, कैसी शेप होती है? फ्यूज होती है। अभी तक इसकी हमें एक्चुअल शेप्स का नहीं पता लगा है, तो इसकी जो शेप है इसको कहा जाता है फंडामेंटल। अभी तक बेसिकली इसकी शेप्स हमारे पास डिड्यूस नहीं हुई है, इसलिए शेप्स को इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमारे आउट ऑफ सिलेबस है बेटा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए। अब मैं इसके आगे कराने वाला हूं और ये चीज आपको याद रखनी बेटा। सर एक तो बार यहाँ पे दोबारा। ओके बच्चे देखो बेटा, जब हम बात करते हैं L इज इक्वल टू 0, जब 0 होती है इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए बेटा। क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब इसकी शेप को हमने स्टडी किया तो हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का रीजन जो है एक स्फेरिकल शेप में आ गया। तो इसीलिए बेटा इस शेप को हमने कह दिया स्फेरिकल और रिप्रेजेंट कर दिया एस से, और ये कहलाई स्फेरिकल शब्द। ये जो हम कहते हैं इसको शार्प कह दिया हमने। शार्प एक्चुअली में क्या था? स्फेरिकल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे बेटा जब हमने L इज इक्वल टू 1 देखा, स्टडी किया, तो P ये जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी थी, दो लोब्स बने और दोनों किसके अराउंड मिले? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो एक्सिस होती है कहलाती है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड, तो इसी को हमने कह दिया P से रिप्रेजेंट कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस। और जो उसकी शेप थी वो कैसी दिखाई दी? डंबल। ऐसे बेटा जब हमने L इज इक्वल टू 2 वो स्टडी किया तो D बनी, एंड दैट शेप इज कॉल्ड डिफ्यूज शेप। ठीक है बेटा, और ये जो F आती है ये फ्यूज शेप होती है, और ये बेटा दो लोब्स में एक साथ हमें रिप्रेजेंट करती है, यानी दो एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, दोनों में क्या करती है? एक साथ डिफ्यूज हो जाती है। अलग अलग नहीं, एक साथ डिफ्यूज होती है, इसीलिए दो डंबल एक साथ बनते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी दोनों तरफ रीजन्स में क्या रहती है? इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होती है। दैट्स व्हाई द शेप इज कॉल्ड डंबल शेप। ऐसे बेटा हम बात करते हैं L इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 3 है, तो फंडामेंटल। और इनकी शेप्स के बारे में अभी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है क्या शेप्स है क्या नहीं है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको सर आगे ये L नंबर ऑफ शेल्स है? नहीं बेटा, ये सब शेल्स के बारे में रिप्रेजेंट करता है। कैसे वो देखिए। देखिए जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले के शेल की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं बेटा के शेल की। और के के लिए बेटा आप बता सकते हो n की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 1। सर 1। वेरी गुड। अब देखिए जब मुझे L की वैल्यू निकालनी है, L की वैल्यू निकालनी है, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा? L इज इक्वल टू n-1। सर n-1। देखो बेटा L की वैल्यू होती है सर हमारे 0 हो पास, जाएगी। बिल्कुल सही, ये हो गई 0। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे है बेटा? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप शेल को लिखोगे। शेल कौन सा है? फर्स्ट। और L की वैल्यू जब 0 आती है बेटा, जब L की वैल्यू क्या होती है? 0। देखो मैंने लिख रखा है 0 किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट का 1s। तो आज के बाद जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे के शेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा 1s से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ एक s ऑर्बिटल होता है। एक और देखिए एग्जांपल। नेक्स्ट आता हमारे पास बेटा के शेल के बाद कौन सा शेल आता है? L एल शेल। शेल। वेरी गुड, एल शेल। एल के लिए बेटा हमारे पास n की वैल्यू कितनी होती है? 2। वेरी गुड, 2। 2। तो 2 मुझे बताइए एल क्या हो जाएगा बेटा इसके लिए? एल बच्चा L 1। 1 हो जाएगा। 1 आएगा, बिल्कुल सही 1। एंड पॉसिबल वैल्यूज हमें क्या बतानी है? हमेशा पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। तो पॉसिबल वैल्यूज कहां से होगी? 0 से लेके n-1। तो 0 से लेके कहां जाएगी? 1 तक। तो क्या वैल्यू आएगी बेटा? 0 एंड 1, दो वैल्यू आएंगी इसकी। ठीक है बेटा, अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को लिया जाता है। सबसे पहले शेल को लिखेंगे, और जब हमारे वेरी गुड, ये 2s आ जाएगा। और बेटा जब इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। और L इज इक्वल टू जब 1 होता है, L1 किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? P के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लिखा जाएगा 2p। ठीक है बच्चों, अब ऐसे मेरे लिए आप लोग m शेल बताइए क्या लिखा जाएगा? m शेल n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो L की वैल्यू क्या आएगी? पॉसिबल वैल्यूज 0 1 2। 0 सर 1 0 2। 1। वेरी गुड बेटा, तो मुझे बताइए, देखो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले इन दोनों को लेंगे, तो ये 3s हो जाएगा। फिर इन दोनों को लेंगे बेटा 3p, और फिर 3d। ठीक है बेटा,
इसके बाद आप मुझे एन शेल लिख के बताइए, एन शेल कैसे लिखा जाएगा, जल्दी बताइए बेटा। एन शेल की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे एन शेल को कैसे लिखेंगे। The 4S, 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 4D, 4P, 4D, 4F. 4s 4p 4d एंड 4f। 4S. ठीक है बेटा, वेरी गुड। ऐसे बेटा आप लोग और कौन कौन से शेल लिखेंगे वो लिखते चले जाइए। आपको लिखना है बेटा, एम के बाद आता है हमारे पास MNO, ओ शेल के लिए लिखना है। पी शेल के लिए लिखना है। चलिए बताइए बेटा, ये लास्ट टॉपिक होगा खत्म इसके बाद। फिर हो गया। ओ शेल, हाँ बताइए ओ शेल बताओ। 5S, 5P, 5D, 5F. 5P, 5F, 5G. 5G, वेरी गुड, 5G भी आता है बेटा। 5G. और इसके लिए 6S, चेक कीजिए, 6P, 6D, 6P, 6P, 6F, 6G, 6H. बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, अब इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, एक बार आप दोबारा से रीड करना। ये सारे आपको करने हैं बेटा। तो आज हमने 2 क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं और कल हम 2 क्वांटम नंबर्स और आगे पढ़ेंगे। इसमें कोई भी दोबारा से आप एक बार रीड कर लेना, कोई दिक्कत आती है तो फिर कल की क्लास में हम इसको रिकैप करा देंगे। यदि कोई प्रॉब्लम तो आगे मूव करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा। और कोई डाउट हो तो बताइए इसके अंदर। Sir. नो हाँ सर। बेटे, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुकिए। No, sir.